दोस्तों, आज हम बहुत आसान भाषा में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद समझने वाले हैं। सबसे पहले एक छोटी सी बात समझिए। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। संविधान में देश को चलाने के नियम लिखे होते हैं, यानी सरकार कैसे काम करेगी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे और देश की व्यवस्था कैसे चलेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग, लगभग 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अब शुरुआत करते हैं भाग 1 से। भाग 1 में भारत और उसके राज्यों के बारे में बताया गया है, यानी भारत क्या है और राज्यों की व्यवस्था कैसे बनी हुई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 1 की। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। इसका मतलब है कि भारत कई राज्यों को मिलाकर बना हुआ एक देश है। अब आते हैं अनुच्छेद 2 पर। इस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल किया जा सकता है। इसके बाद है अनुच्छेद 3। ये संसद को ये अधिकार देता है कि वो राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, नए राज्य बना सकती है या किसी राज्य का नाम बदल सकती है। और अंत में आता है अनुच्छेद 4। इसमें बताया गया है कि राज्यों के पुनर्गठन से जुड़े कानून बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारतीय संविधान के शुरुआती महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो भारत और उसके राज्यों की व्यवस्था को समझाते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के संविधान के भाग 2 की। भाग 2 का संबंध है नागरिकता यानी सिटीजनशिप से। इस भाग में यह बताया गया है कि संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक किसे माना जाएगा। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 के अनुसार जो व्यक्ति संविधान लागू होने के समय भारत में निवास कर रहा था और जिसका जन्म भारत में हुआ था या जिसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा था, उसे भारत का नागरिक माना गया। अब आते हैं अनुच्छेद 6 पर। अनुच्छेद 6 उन लोगों के बारे में बताता है जो पाकिस्तान से भारत आए थे। ऐसे लोगों को कुछ शर्तों के आधार पर भारत की नागरिकता दी गई। इसके बाद आता है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 उन लोगों से संबंधित है जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे। ऐसे लोगों की नागरिकता के बारे में इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। अनुच्छेद 8 उन लोगों के बारे में है जो विदेश में रहते हैं, लेकिन उनका मूल भारत से जुड़ा हुआ है। ऐसे भारतीय मूल के लोगों को भी कुछ शर्तों के आधार पर भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। अब आते हैं अनुच्छेद 10 पर। अनुच्छेद 10 ये बताता है कि जिन लोगों को नागरिकता प्राप्त है वे नागरिकता के अधिकारों का उपयोग निरंतर करते रहेंगे। अंत में आता है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 संसद को यह अधिकार देता है कि वो नागरिकता से संबंधित नए कानून बना सकती है। इस प्रकार संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत की नागरिकता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को स्पष्ट करता है। अब हम आते हैं भारत के संविधान के भाग 3 पर। भाग 3 को कहा जाता है मौलिक अधिकार। ये संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यही अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और सम्मान के साथ जीने की शक्ति देते हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 में यह बताया गया है कि संविधान में राज्य शब्द का क्या अर्थ है, यानी इसमें सरकार और उससे जुड़े संस्थानों को राज्य की परिभाषा में शामिल किया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 13। इस अनुच्छेद के अनुसार अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जाता है तो वो कानून अमान्य माना जाएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 14 पर। अनुच्छेद 14 हमें कानून के सामने समानता का अधिकार देता है, यानी भारत में हर व्यक्ति कानून की नज़र में समान है। इसके बाद है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 के अनुसार सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलना चाहिए। इसके बाद आता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, यानी छुआछूत को पूरी तरह से गैरकानूनी घोषित किया गया है। अब आता है अनुच्छेद 18। इस अनुच्छेद में उपाधियों यानी टाइटल्स का अंत किया गया है ताकि समाज में बराबरी बनी रहे।
इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक आता है अनुच्छेद 19। ये नागरिकों को कई स्वतंत्रताएं देता है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता और कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 नागरिकों को अपराध से जुड़े मामलों में कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। अब आता है अनुच्छेद 21A। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 22। ये अनुच्छेद नागरिकों को गिरफ्तारी और निरोध के मामलों में सुरक्षा प्रदान करता है। और अंत में इस स्लाइड में आता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव तस्करी और जबरन मजदूरी को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इस प्रकार भाग 3 के इन अनुच्छेदों में नागरिकों को दिए गए महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। अब हम बात करते हैं भारत के संविधान के भाग 4 की। भाग 4 को कहा जाता है राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये प्रावधान अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक दिए गए हैं। नीति निदेशक तत्व ऐसे सिद्धांत हैं जो सरकार को ये बताते हैं कि देश का शासन किस दिशा में चलना चाहिए, ताकि समाज में न्याय, समानता और कल्याण स्थापित हो सके। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 36। इस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा बताई गई है। इसके बाद है अनुच्छेद 37। ये बताता है कि नीति निदेशक तत्व देश के शासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि इन्हें अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता। अब आते हैं अनुच्छेद 38 पर। इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना, ताकि समाज में असमानता कम हो सके। इसके बाद है अनुच्छेद 39। ये अनुच्छेद कहता है कि सभी नागरिकों को समान आजीविका के अवसर मिले और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो। अब बात करते हैं अनुच्छेद 39A की। इसमें यह प्रावधान है कि हर व्यक्ति को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। इसके बाद आता है अनुच्छेद 40। इसमें ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है। अब है अनुच्छेद 41। ये राज्य को निर्देश देता है कि वो लोगों को काम, शिक्षा और सहायता प्रदान करने का प्रयास करे। इसके बाद है अनुच्छेद 42। ये श्रमिकों के लिए उचित कार्यदशाएं और मातृत्व सहायता की व्यवस्था की बात करता है। अब आते हैं अनुच्छेद 43 पर। इसका उद्देश्य है कि श्रमिकों को उचित वेतन और अच्छा जीवन स्तर मिल सके। इसके बाद है अनुच्छेद 43A। ये उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने की बात करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 44 की। इसमें पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रयास की बात कही गई है। इसके बाद है अनुच्छेद 45। ये बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल से संबंधित है। अब आता है अनुच्छेद 46। इसका उद्देश्य है कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना। इसके बाद है अनुच्छेद 47। ये राज्य को निर्देश देता है कि वो पोषण स्तर और जन स्वास्थ्य में सुधार करे। अब आते हैं अनुच्छेद 48 पर। ये कृषि और पशुपालन के विकास से संबंधित है। इसके बाद है अनुच्छेद 48A। इसमें पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 49 की। ये राष्ट्रीय स्मारकों और ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा से संबंधित है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 50। इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाए, ताकि न्याय प्रणाली स्वतंत्र रह सके। और अंत में आता है अनुच्छेद 51। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इस प्रकार संविधान का भाग 4 राज्य को ये दिशा देता है कि देश में एक न्यायपूर्ण, समान और कल्याणकारी समाज कैसे बनाया जाए। अब हम बात करते हैं भारत के संविधान के भाग 5 की। भाग 5 का संबंध है संघ यानी केंद्र सरकार से। इस भाग में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक केंद्र सरकार की व्यवस्था बताई गई है। सबसे पहले हम कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव को समझते हैं। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 52। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो देश का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। इसके बाद है अनुच्छेद 53। इसमें बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है।
अब आते हैं अनुच्छेद 54 पर। यह अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाएगा। इसके बाद है अनुच्छेद 55। इसमें राष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 56 की। इसके अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके बाद है अनुच्छेद 57। ये बताता है कि राष्ट्रपति दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है। अब आते हैं अनुच्छेद 58 पर। इसमें राष्ट्रपति बनने की योग्यता बताई गई है। इसके बाद है अनुच्छेद 59। इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद से जुड़ी शर्तें बताई गई हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 60 की। इसमें राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान दिया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 61। इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया बताई गई है। अब आते हैं अनुच्छेद 62 पर। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के समय से संबंधित प्रावधान बताता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 63। इसमें कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 64 की। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके बाद है अनुच्छेद 65। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का निर्वहन करेगा। और अंत में आता है अनुच्छेद 66। इस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बताई गई है। इस प्रकार भाग 5 में केंद्र सरकार की कार्यपालिका और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझाया गया है। अब हम संविधान के भाग 5 के अगले महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को समझते हैं। ये भाग मुख्य रूप से संघ की कार्यपालिका और संसद से संबंधित है। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 67 की। इस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान बताया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 68। ये अनुच्छेद बताता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कब और किस समय किया जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 69 की। इसमें उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान दिया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 70। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कैसे होगा। अब आते हैं अनुच्छेद 71 पर। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों के समाधान से संबंधित है। इसके बाद है अनुच्छेद 72। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति प्रदान करता है, जिसे आम भाषा में पार्डन पावर कहा जाता है। अब आते हैं अनुच्छेद 73 पर। यह अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में बताता है। इसके बाद है अनुच्छेद 74। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को कार्य करने में मंत्रिपरिषद सलाह देती है और इस मंत्रिपरिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 75 की। इसमें मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 76। ये अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के पद से संबंधित है। अब आते हैं अनुच्छेद 77 पर। यह अनुच्छेद बताता है कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन किस प्रकार किया जाएगा। इसके बाद है अनुच्छेद 78। इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, जैसे कि राष्ट्रपति को सरकार के कार्यों की जानकारी देना। अब हम आते हैं संविधान के भाग 5 के दूसरे हिस्से, संसद पर। सबसे पहले है अनुच्छेद 79। ये अनुच्छेद बताता है कि भारत की संसद 3 भागों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 80। इस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना और उसके सदस्यों की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इस प्रकार भाग 5 में संघ की कार्यपालिका और संसद की संरचना को विस्तार से समझाया गया है। अब हम संविधान के भाग 5 के अगले अनुच्छेदों को समझते हैं, जो मुख्य रूप से लोकसभा और संसद के कार्यों से संबंधित हैं। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 81। इस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है, यानी लोकसभा में कितने सदस्य होंगे और उनका प्रतिनिधित्व कैसे होगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 82। इसमें कहा गया है कि हर जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों का पुनर्विन्यास किया जा सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 83 की। इस अनुच्छेद में संसद के सदनों के कार्यकाल का प्रावधान दिया गया है। जैसे लोकसभा का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष का होता है। इसके बाद है अनुच्छेद 84। इसमें संसद का सदस्य बनने की योग्यता बताई गई है। अब आते हैं अनुच्छेद 85 पर। यह अनुच्छेद संसद के अधिवेशन और सत्र बुलाने से संबंधित है। इसके बाद है अनुच्छेद 86। इसमें राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने का अधिकार दिया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 87 की।
इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का प्रावधान बताया गया है, जो संसद के सत्र की शुरुआत में दिया जाता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 88। इस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री और महान्यायवादी संसद में बोल सकते हैं, लेकिन वे उस सदन के सदस्य न भी हों तो भी उन्हें बोलने का अधिकार होता है। अब हम आते हैं संसद के पदाधिकारियों से संबंधित अनुच्छेदों पर। सबसे पहले है अनुच्छेद 89। इसमें राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 90। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि उपसभापति का पद कब खाली हो सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 91 की। इसमें उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। और अंत में आता है अनुच्छेद 92। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि यदि सभापति अनुपस्थित हों तो उनकी जगह कौन कार्य करेगा। इस प्रकार इन अनुच्छेदों में लोकसभा की संरचना और संसद के पदाधिकारियों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान बताए गए हैं।